अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फिर एलएलपी रजिस्टर होती है और उसका नाम रजिस्टर होता है, बट वो रिजेंबल कर रहा है कोई ऐसी अलग एलएलपी से या कंपनी से या फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। मैं सी शांत गोयल आपके लिए आपका वापस से इस क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। ये हमारी आरटीपी का पार्ट 2 सीए फाउंडेशन लॉ की आरटीपी के अंदर हमने आज तक अभी तक पार्ट 1 के अंदर पूरी डिटेल रिवीजन करी थी हर एक 16 क्वेश्चन की, जो कि हमने एक एक करके हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करके उसके आंसर को देखा था। अब हम उसी आरटीपी के पार्ट 2 के ऊपर जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन और बचे हैं, जो कि मैक्सिमम 15 से 20 मिनट और लेंगे हमारे, और हम इस आरटीपी को आज समाप्त कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस आरटीपी के क्वेश्चन नंबर 17 से। होप आशा करता हूं आपको मेरी पहली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी, आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी थी, लगेगी, और आशा करता हूं अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को आगे पहुंचाते रहें। ऐसे ही इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई कमेंट है तो वो करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये पहुंचाइएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। Referring to the provisions of LLP Act 2008, answer the following. Under what circumstances a limited liability partnership is compulsory required to change its name? Also explain the compliance requirement following the change of the name and the consequences, if any, in case of default therein. इसके अंदर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसके चलते हमें अपना नाम चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप अपना नाम चेंज नहीं करते तो हमें किस कॉन्सिक्वेंसेस, किस डिफॉल्ट का सामना करना पड़ेगा, एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट है, आईएन के आंसर पे डायरेक्टली जंप कर जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं। इसके अंदर क्वेश्चन को क्या समझाना है, तो क्वेश्चन है ही डायरेक्ट। अब सबसे पहले हम देखेंगे किस सर्कमस्टांसिस के अंदर हमें अपना नाम चेंज करना पड़ सकता है। आइए आप मेरी तरफ देखिए, और अब आपको एक एक करके बस उस पॉइंट्स को पढ़ना है। ये आपने पहले अपने अपने मेन क्लासेस के अंदर इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, बस मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करा रहा हूँ। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सेक्शन 15 एंड 16, इफ थ्रू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज एलएलपी ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय न्यू body corporate, its registered name is registered by a name which is identical with or to nearly resembles to। मतलब ये बोल रहे हैं, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फिर एलएलपी रजिस्टर हो गई और उसका नाम रजिस्टर हो गया, बट वो रिजेंबल कर रहा है कोई ऐसी अलग एलएलपी से या कंपनी से या फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, जो कि ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, देन ये अगर दोनों कंडीशन हो रही है तो आपको अपना नाम चेंज कराना पड़ेगा। देन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी और प्रोप्राइटर रेफर टू इन इतना रिस्पेक्टिवली, द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है जो एलएलपी रजिस्टर हो गई थी गलत नाम से, क्योंकि वो वाला नाम तो ऑलरेडी किसी और एलएलपी या फिर कंपनी के पास था, या फिर उसके नाम से कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ पड़ा था, तो उस एलएलपी को चेंज करने के लिए बोल देगी। और न्यू नेम जो है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डायरेक्शन, आपको उस 3 महीने के अंदर उस नाम को चेंज करके और उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। वेयर एलएलपी चेंज इट्स नेम एंड ऑब्टेन्स अ न्यू नेम under subsection 1, it shall within a period of 15 days from the date of such change give notice to the change to the registrar along with the order of central government। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के साथ within a period of 15 days from the date of such change, जब ये चेंज हो जाएगा आपका नाम, उसके अगले 15 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार को ये चेंज का नाम देना पड़ेगा विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हु शैल कैरी आउट नेसेसरी चेंजेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 30 days। जब आपने दे दिया उसके अगले 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार अपना नया नाम रजिस्टर कर देगी और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी उस चेंज इन नेम के साथ। फिर आता है इफ द एलएलपी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम टू द एलएलपी इन सच अ मैनर एज मे प्रेयर एंड द रजिस्टर शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ एलएलपी इन द प्लेस ऑफ ओल्ड नेम एंड इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपने ये गलती करी और ये नाम चेंज नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका नाम चेंज कर देगी, ऑर्डर दे देगी रजिस्ट्रार को कि आप इस एलएलपी का नाम इस नाम से अब चेंज कर दीजिए और फ्रेश इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो बेसिकली अगर आपने नाम चेंज नहीं करा तो आपका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ही चेंज कर देगी, विच एलएलपी शैल यूज देयर आफ्टर। बस यही है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्मॉल एलएलपी कब बनती है। तो स्मॉल एलएलपी तब बनती है जब कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल, जब कैपिटल हमारी विच 25 लाख से कम हो और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीस। मतलब अभी सरकार ने कोई हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं करा है, जैसा कि हमने क्लास के अंदर पढ़ा था कि अगर हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब होता है
तो उस हायर अमाउंट के चलते हमें लिमिट देखनी है। सिंस अभी कोई हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं है जो कि सरकार नोटिफाई करके बता सकती है और वो 5 करोड़ तक जा सकता है। बट आज एलएलपी जो कि स्मॉल एलएलपी की लिमिट है आज भी 25 लाख रुपए है। तो इसके अंदर अगर आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख या उससे कम है एंड टर्नओवर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एलएलपी का, फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज, मतलब 40 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड जो कि है 50 करोड़ रुपए। मतलब सरकार और भी इससे अमाउंट को बढ़ा सकती है, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन ऐसी जारी नहीं हुई है, इसलिए हम इसका टर्नओवर की लिमिट भी 40 लाख रुपए लेंगे। मतलब जिस कंपनी का टर्नओवर 40 लाख या उससे कम है या फिर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज कैपिटल इज 25 लाख या उससे कम है, तो ऐसी एलएलपी को हम कैटेगराइज करते हैं स्मॉल एलएलपी के दायरे के अंदर, विच मीट सच अदर रिक्वायरमेंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड, कि वो सारी कंडीशंस फुलफिल करे तो ऐसी एलएलपी बन जाती है हमारी स्मॉल एलएलपी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था एलएलपी वाले चैप्टर से, उन्होंने इसके अंदर कोई केस स्टडी नहीं पूछी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होता है जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ कंपनीज एक्ट पे। इसमें 2 केस स्टडी दे रखी है 18 और 20। 19 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो पहले हम 18 डिस्कस करेंगे, फिर 19, फिर 20। 18 के अंदर क्या है, रतन मूल मिल्क इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी एंड इज फॉर्म्ड ऑन 1/1/2023. On this date, Mr. Sharman was appointed as a legal advisor of the company. It was mentioned in the articles of association of the company that Mr. Sharman will not be removed from the post of legal advisor till 31/3/2027 on 1/7/2024. मतलब ऐसा बोला गया था उसके आर्टिकल्स के अंदर कि शर्मन को हम 31/7/2027 तक नहीं हटा सकते, ऐसा आर्टिकल्स के अंदर मेंशन था। और ये कंपनी फॉर्म हुई थी 1/1/2023 को। बट 1/7/2024 को कुछ हुआ, क्या हुआ, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ फॉर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड मिस्टर श्रमन वॉज रिमूव फ्रॉम द कंपनी, और मिस्टर श्रमन को आर्टिकल्स को ऑल्टर करके कंपनी से बाहर निकाल दिया गया लीगल एडवाइजर से। मिस्टर शमन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट रतन मूल इंडिया मिल्क लिमिटेड फॉर रिमूवल एज अ लीगल एडवाइजर रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर कंपनी कैन रिमूव मिस्टर शर्मन और नॉट। हाँ जी बताइए, क्या कंपनी मिस्टर शर्मन को हटा पाएगी या नहीं। उन्होंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि मिस्टर शर्मन जो है वो 31/3/2027 तक नहीं हट सकते। कंपनी ने क्या करा, इन आर्टिकल्स को ही अमेंड कर दिया और मिस्टर शमन को हटा दिया 1/7/2024 को, 1/7/2024 को मिस्टर शर्मन को हटा दिया। तो क्या वो कर सकती है कंपनी या नहीं कर सकती है? इसका आंसर है यस कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने आर्टिकल्स को अल्टर करके मिस्टर शर्मन को हटाया। अगर आप आर्टिकल्स को अल्टर करके मिस्टर शर्मन को हटा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक चीज इसके अंदर आती है, एक चीज इसके अंदर आती है, एक ना हमारा एंट्रेंचमेंट प्रोविजन होता है, जो कि मैं जानता हूं लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन आती है, बट इसको हल्का सा मैं कवर कर लेता हूं। ये होते हैं हमारे क्लॉज को, बेसिकली हमारे आर्टिकल्स को ना मोर स्ट्रिक्टर बनाने के लिए हम एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालते हैं। और इससे क्या होगा, आप एक ऐसा प्रोविजन डाल दोगे कि मिस्टर शर्मन को ना हटाना मुश्किल हो जाएगा। बट इसके अंदर इसका कोई जिक्र नहीं करा, इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैंने हल्का सा टच करा है कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐसा प्रोविजन होता है जो हम आर्टिकल्स के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर शर्मन को हटाना एक तरह से मुश्किल हो जाता। अब आ जाइए आप आगे इसके आंसर के ऊपर। तो हम मिस्टर शर्मन को हटा सकते हैं बाय अमेंडिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, आपको इससे आइडिया लग जाएगा आंसर सही है या गलत है। आ जाओ। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस which are framed to manage its internal affairs. Just as the memorandum contains the fundamental conditions upon which the company is allowed to be incorporated, ऐसी articles are the internal regulation. Memorandum के अंदर कौन सा क्लॉज आता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट है, क्या बिजनेस करेगी। नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज हमने देखा था, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NRLOC। N से होता है नेम क्लॉज, R से होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, L से लाइबिलिटी क्लॉज, O से ऑब्जेक्ट क्लॉज, N C से कैपिटल क्लॉज। ऐसे ही हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं हमारे इंटरनल बाईलॉज ऑफ द कंपनी, मतलब इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। इन द इंस्टेंट केस AOA ऑफ रतन मूल मिल्क इंडिया लिमिटेड प्रोवाइडर मिस्टर शर्मन जो है लीगल एडवाइजर रहेगा हमारे 31/3/2027 तक। बट कंपनी ने रिमूव कर दिया 1/7/2024 को बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ मेंबर and making the alteration in article. On the basis of the provision of law and facts, Mr. Shaman cannot enforce any right against the company. Company had the right to remove him by making alteration in the article. मतलब कंपनी के पास पूरा राइट है मिस्टर शर्मन को हटाने का। शर्मन जी कोई केस नहीं कर सकते, जो कि हमने यही बोला था, मिस्टर शर्मन जी कोई केस नहीं कर सकते, कंपनी मिस्टर शर्मन जी को हटा सकते बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ था नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल एज पर कंपनीज एक्ट 2000। हमें दो तरह की शेयर कैपिटल पढ़ी थी सर। हमने पढ़ी थी एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक हमने पढ़ी थी सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर भी दो तरह के कैपिटल होते हैं, विद और विदाउट वोटिंग राइट। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर भी दो तरह के कैपिटल होते हैं, जिसके अंदर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड का हमें प्रेफरेंस मिलता है। आइए फटाफट से इसका आंसर और देख लेते हैं। इसमें तो देखो कुछ नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, वोटिंग राइट्स विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज। प्रेफरेंशियल कैपिटल पेमेंट ऑफ डिविडेंड के अंदर फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, एंड अमाउंट इज कैलकुलेटेड एज अ फिक्स्ड रेट विच इज नाइदर बी फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। और रीपेमेंट के केस में वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल पेड अप, मतलब रीपेमेंट के टाइम पे इनको प्रेफरेंस मिलेगा, whether or not there is a preferential right to the payment of any fixed premium or premium on fixed scale specified in the memorandum। बेसिकली आपको रीपेमेंट के अंदर आपको एक क्या दिया जाएगा, आपको एक प्रेफरेंस दिया जाएगा। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाले केस में ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट के टाइम, डिविडेंड की पेमेंट के टाइम आपको प्रेफरेंस दी जाएगी और आपको फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड दिया जाएगा। इक्विटी शेयर के अंदर दो होते हैं, एक विद वोटिंग राइट्स और एक विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड, जिसके अंदर आपको डिविडेंड का परसेंटेज ज़्यादा मिलता है या फिर वोटिंग का परसेंटेज ज़्यादा मिलता है। तो ये तो काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर और कोई चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, जो कि हमने ये सारी चीज़ें कवर करी ही थी जब हमने इसकी पढ़ाई करी थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। XYZ लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, ये हमारी केस स्टडी है। XYZ लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी टू होल्ड पेटेंट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इट्स कमर्शियल प्रोडक्शन विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। उसने एक्सपेक्ट करा था कि आज उसने पेटेंट, देखो हम ऐसी कंपनीज बनाते हैं जिसके अंदर हम कंपनी बना लेते हैं, उसके अंदर हम मेजर काम धंधा नहीं करते, बट जैसे कोई लैंड खरीदनी हो या कोई पेटेंट लेना हो तो हम उसके लिए कंपनी बना के उस कंपनी के नाम पे पेटेंट ले लेते। तो ऐसे इस कंपनी ने करा, एक पेटेंट बनाया, उस कंपनी के नाम नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन नेक्स्ट 2 साल में चालू होने की संभावना थी। इन द मीनवाइल फॉर टाइमली इंस्टॉलेशन द कंपनी हैज प्लेस्ड द परचेज ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 करोड़ रुपए। उसने परचेज करी प्लांट एंड मशीनरी। जब तक देखो प्रोडक्शन 2 साल बाद चालू होनी थी, बट उसने उस दिन क्या करा, एक मशीनरी परचेज कर ली 1 करोड़ की पेमेंट करके। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर द कंपनी कैन गो फॉर एक्वायरिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। अच्छा, हमने डोरमेंट कंपनी के डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंपनी जो है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर एंटर ना करे। अगर वो कंपनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर एंटर नहीं करती, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर एंटर नहीं करती, तो उस कंपनी को हम स्टेटस देते हैं डोरमेंट कंपनी का। और वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर, जैसे अगर आप शेयर कैपिटल की वजह से कोई लीगल फीस दे रहे हो, या फिर आप ऑफिस को मेंटेनेंस के चार्जेस दे रहे हो, या फिर उस टाइप के खर्चे कर रहे हो, 4 खर्चों की लिस्ट होती है, अगर उससे बाहर कोई भी खर्चा करते हो और कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, ऐसी ट्रांजेक्शन को हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मान लेंगे और आपको डोरमेंट कंपनी का खिताब छोड़ना पड़ेगा। अब इस केस में यही हुआ, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और उसकी पेमेंट कर दी 1 करोड़ रुपए की। अब आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर दी है, अब आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस जो है छोड़ना पड़ेगा। आइए एक बार इसका आंसर और देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो डोरमेंट कंपनी के बारे में बोलता है, वेयर अ कंपनी फॉर्म्ड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड असेट और IPR एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, सच अ कंपनी is or an inactive company may make an application to the registrar in such a manner as may prescribed for obtaining the status of dormant company। अगर कंपनी ने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करी तो वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। बट इस कंपनी ने एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करी जो कि 1 करोड़ करी प्लांट एंड मशीनरी की पेमेंट की। इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर डोरमेंट कंपनी एंड हेंस कैनॉट द कंपनी XYZ कैनॉट एक्वायर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। तो ये भी बहुत कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ही था, बस उसको घुमा फिरा के पूछ लिया डोरमेंट कंपनी के लिए। तो देखो आई से कुछ भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। यू हैव टू बी वेरी रेडी एंड वेरी क्लियर विद द प्रोविजंस, अनलेस एंड अनटिल अगर आप प्रोविजन के साथ क्लियर नहीं होगे तो आप आंसर कैसे ही दोगे। बात समझ रहे हो मेरी? यस सर। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी 2 क्वेश्चन, बस हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसको हम कंप्लीट करेंगे और इस आर्टिकल को हम करेंगे समाप्त। प्रियांश परचेज सम गुड्स फ्रॉम सुमित, ही इशूड अ चेक टू द सुमित फॉर द सेल प्राइस ऑन
14/6/2023 सुमित रिप्रेजेंटेड द चेक इन हिज बैंक एंड हिज बैंक इन्फॉर्म्ड हिम ऑन 19/6/2023 दैट द चेक वाज रिटर्न अनपेड, मतलब उसका चेक हो गया बाउंस ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट ऑफ प्रियांश। प्रियांश ने जो चेक दिया था वो चेक हो चुका है बाउंस, सुमित ने वो 19/6/2023 को डाला था। सुमित सूड अगेंस्ट प्रियांश अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, स्टेट विद रीजंस वेदर द सूट इज मेंटेनेबल और नॉट। बताओ ये सूट मेंटेनेबल होगी या नहीं होगी? तो सूट तो वो कर सकता है, बट उसके लिए उसे 1 महीने पहले कंप्लेंट देनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा उसने पेमेंट करी नहीं करी, उसके बाद तो वो सूट कर सकता है, अदरवाइज वो सूट नहीं कर सकता। आइए एक बार इसका आंसर फटाफट से देख लेते हैं। देखो वही 138 के अंदर वो कर सकता है। सबसे पहले तो बहुत सारी कंडीशन होती है जो हमने क्लास के अंदर पढ़ी थी। ये पहले होना चाहिए लीगली इन्फोर्सेबल डेट। अब डिसऑनर किसकी वजह से होने थे? 2 वजह से, या तो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स या फिर स्टॉप पेमेंट की वजह से। सच पर्सन शैल डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड शैल बी प्रेजुडाइज टू एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब यहाँ पे 138 शैल नॉट बी अप्लाइड अनलेस द बिलो गिवन कंडीशंस आर कंप्लाइड विद। 138 जब तक नहीं लगेगा जब तक ये कंडीशंस प्लस में लीगली इन्फोर्सेबल डेट नहीं होता है। तो पहले आपने जो चेक को प्रेजेंट कराओ वैलिडली विद इन 3 मंथ्स और वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक विच एवर इज अर्लियर विद इन 3 मंथ्स उसने करा था, कोई दिक्कत नहीं है। द होल्डर मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सैड अमाउंट ऑफ द मनी बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉअर टू द चेक विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक। आपको 30 दिन का समय देना पड़ेगा, मतलब सुमित को 30 दिन का समय देना पड़ेगा, प्रियांश को नोटिस देगा इन राइटिंग कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, और उसके बाद अगर उसने पेमेंट नहीं करी, द ड्रॉअर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सैड अमाउंट विद इन 15 days, अगले 15 दिन में, जब आपने उसको नोटिस दे दिया था उसको रिसीव हो गया, उसके अगले 15 दिन में भी उसने पेमेंट नहीं करी, तो इन द इंस्टेंस केस फॉर फाइलिंग द सूट अंडर सेक्शन 138 सुमित शुड हैव टू मेक अ डिमांड ऑफ पेमेंट बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द प्रियांश अप टू 18/7, मतलब 19 से लेकर 30 दिन का समय कब खत्म होता है? सिंस इसका 30 दिन का समय समाप्त हो जाएगा 18 तक। 19 को चेक बाउंस हुआ था और उसकी कैलकुलेशन आती है 18/7/2023 तक आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई आपकी पेमेंट हो चुकी है बाउंस, अब आप बताओ पेमेंट मुझे अगले 15 दिन में जब मैं नोटिस दूंगा आपको देनी पड़ेगी। इन केस प्रियांश फेल्ड मेकिंग द पेमेंट विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ द सैड नोटिस सुमित कुड स्यू अंडर सेक्शन 138। तो अब इसके अंदर सुमित डायरेक्टली स्यू नहीं कर सकता, सुमित को पहले नोटिस इन राइटिंग किसको देना पड़ेगा? नोटिस इन राइटिंग सुमित को देना पड़ेगा प्रियांश को कि हाँ भाई आप मेरे को नोटिस मिल चुका है, आपका चेक बाउंस हो चुका है, अब आप अगले 30 दिन के अंदर, अब मैंने आपको नोटिस दे दिया है, अब जब आपको नोटिस मिला अगले 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं करी तो मैं प्रियांश को जो है स्यू कर पाऊंगा। बात समझ आ गई? तो इसके अंदर स्यू करने के लिए पहले आपको 138 की इन कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा, जो कि 30 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ेगा जब आपको नोटिस मिल चुका हो डिसऑनर का, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा अगले 15 दिन का। अगर अगले 15 दिन तक भी उसने पेमेंट नहीं करी तो आप 138 के अंदर स्यू फाइल कर सकते हो और सुमित जो है प्रियांश के ऊपर केस कर सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन, बस आपका ये आरटीपी खत्म। A promissory note payable at certain period after sight must be presented to the maker thereof for the payment. Under which scenarios presentment for payment is not necessary and the instrument is dishonored at the due date for presentment according to the provisions of Negotiable Instrument Act. ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है promissory note है payable at certain period after sight must be presented to the maker thereof for the payment. ये बोल रहा है ये क्या promissory note payable after certain है, must be presented, ये प्रेजेंट करना पड़ेगा हमें मेकर फॉर पेमेंट के लिए, तो आंसर इज यस। अंडर विच सिनेरियोज प्रेजेंटमेंट ऑफ पेमेंट इज, ऐसे कौन से सिनेरियो जिसके अंदर इसका हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा ऐसे कौन से सिनेरियो हैं जिसके अंदर प्रेजेंटमेंट ऑफ पेमेंट के लिए आपको प्रेजेंटमेंट करना नहीं जरूरी है, एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। आ जाओ एक बार, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन समाप्त। अब देखो, no presentment for the payment is necessary and the instrument is dishonored at the due date for presentment in the following cases. इन केसेस के अंदर प्रेजेंटमेंट जो है, इसमें क्या कह रहा है? नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मतलब प्रेजेंटमेंट आपको जरूरी नहीं है, एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस इफ द मेकर ड्रॉअर और एक्सेप्टर इनिशियली प्रिवेंट्स। अगर वो प्रिवेंट कर रहा है आपको प्रेजेंटमेंट करने के लिए, तो आप अगर प्रेजेंट नहीं कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट पेमेंट के लिए, अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो इसके अंदर आपको ये उंगली नहीं उठेगी कि आपने इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट नहीं करा था।
If the instrument being payable at his place of business, he closes such a place of business on the business day during usual business hours. मतलब जब बिजनेस करने का टाइम है और बिजनेस प्लेस पे ना वो बैठा है, वो बंद पड़ी है बिजनेस प्लेस, तो ऐसे केस में भी आप प्रेजेंट करने गए थे, वो बंदा नहीं मिला, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने प्रेजेंट करा है वैलिड। अगर आप नहीं करते तो ये भी एक वैलिड प्रेजेंटमेंट माना जाएगा। If the instrument being payable at some other specified place, neither he nor any person authorized to pay attends that such place. मतलब ऐसा कोई जगह जहाँ पे वो बता रखा था यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस थी, बट वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं बैठा था। If the instrument not being payable at any specified place, he cannot after due search be found. मतलब हमें इतना ढूंढा, इतना खोजा, वो बंदा नहीं मिला, तो हम तो गए थे ढूंढने, नहीं मिला, अब हमने तो प्रेजेंटमेंट करी है और ये वैलिड प्रेजेंटमेंट मानी जाएगी। एज अगेंस्ट एनी पार्टी सॉट टू बी चार्ज देयर विद इफ ही हैज एंगेज टू पे नॉट विथस्टैंडिंग एनी नॉन प्रेजेंट। वो बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपने क्या करा, एज अगेंस्ट एनी पार्टी इफ आफ्टर द मैच्योरिटी विद द नॉलेज दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड ही मेक्स अ पार्ट पेमेंट। उसने क्या करा, पार्ट पेमेंट कर दी। आपने इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करा था पहले और उसने पार्ट पेमेंट कर दिया ऑन अकाउंट और बोल दिया कि मैं बाकी की पार्ट पेमेंट आपको कर दूंगा। अब इस केस में क्या होता है, अदरवाइज वेव्स इज राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ, आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तो इस केस में आप प्रेजेंट नहीं करोगे तो भी आपकी वैलिड प्रेजेंटमेंट मानी जाएगी, बिकॉज उसने इंस्ट्रूमेंट पहले देख के आपको कुछ ना कुछ पेमेंट कर दी थी। अब अगर वो बोलता है तो भी वो पहले वो उसका कुछ दी नहीं मान्य होगा, क्योंकि आपने पहले देख लिया था इंस्ट्रूमेंट, फिर आपने पार्ट पेमेंट करी, अब आपको पार्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, आपने प्रॉमिस करा था। अगर आप नहीं करते तो वो डिसऑनर हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, और ऐसे केस में ये वैलिड प्रेजेंटमेंट मानी जाएगी। एज अगेंस्ट द ड्रॉअर, इफ द ड्रॉअर कुड नॉट सफर डैमेज आफ्टर द वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट। मान लो ड्रॉअर है ही इंसॉल्वेंट, आपको पता है कि अगर हम करते भी ना, मतलब जो ड्रॉई है ना, सॉरी ड्रॉअर नहीं, ड्रॉई इंसॉल्वेंट है, ठीक है, अगर हम प्रेजेंट करते भी ना, हमें पता था कि पैसे तो तब भी नहीं मिलेंगे। ऐसे केस में ड्रॉअर ये नहीं बोल सकता आपने प्रेजेंट नहीं करा है। आपको भी पता है कि अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट है, चाहे ड्रॉअर या फिर पेई अगर प्रेजेंट भी करता ना तो भी पैसे नहीं मिलते उसे, तो ऐसे केस में ड्रॉअर आपको कोई लॉस नहीं हुआ है प्रेजेंट ना करने की वजह से, बिकॉज ड्रॉई तो इंसॉल्वेंट हो चुका है, इंसॉल्वेंट बंदा है, अगर आप उसको प्रेजेंट कर भी देते तो भी हमें कोई पेमेंट नहीं मिलती। ऐसे केस में भी अगर आप प्रेजेंट नहीं करते तो वो वैलिड प्रेजेंटमेंट मानी जाएगी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर बस एक लाइन दे रखी थी, लाइन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें कुछ नहीं था। ऐसे हमारी ये आरटीपी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये आरटीपी की दोनों सेशंस पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो कि मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, अगर किसी ने पार्ट बी देख लिया और पार्ट ए ना देखा हो तो आप जाके पार्ट ए देख सकते हैं। पार्ट 1 वो अभी ही वीडियो डली हुई है उसकी भी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी की वीडियोस लाता रहूँगा और हम सीए फाउंडेशन के लिए अपडेट रहेंगे। आप बस मेरा साथ देते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा के आप भी एक दिन एक सक्सेसफुल सीए बन जाएंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।